हेलो एवरीवन, मैं महराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एल्यूरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमयू बीएड का जो एंट्रेंस पेपर हुआ था 2023-24 का, उसको हम सॉल्व करेंगे। और इसमें भी क्वेश्चन नंबर 51 से 75 जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड था, है ना। ये सीरीज ए है, इस पेपर की सीरीज ए है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं जो कि इंग्लिश और रीजनिंग, है ना। तो अब हम इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से 75 टीचिंग एप्टीट्यूड, उसके बाद 76 से जो 100 है वो करंट एजुकेशन एंड अफेयर्स। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं और बाकी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशन जो है आपको करा दिए जाएंगे जो रह गए हैं। तो बने रहिएगा कलाम सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 51, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा बैच अनाउंस हो चुका है बीएड का। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाइए, एल्यूरिंग शिक्षा द्वार का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करिए। वहां आपको सारे जो बैचेस हैं वो आपको मिल जाएंगे, शो हो जाएंगे, और आप जिसमें भी इनरोल करना चाहें वो कर सकते हैं। फीस आपकी इसमें मेंशन है और 500 का इसमें और ऑफ मिल जाएगा। अगर आप कलाम 10 किसी भी कोर्स में 500 का ऑफ मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड यूज करते हैं कलाम 10। ठीक है, तो इनरोल करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। हमारे सिलेक्शन है लास्ट ईयर के, तो आपका भी इंशाल्लाह फोटो आएगा। अगर आप चाहते हैं अच्छे से पढ़ना तो पढ़ लीजिए। बैच हमारा आ चुका है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पर्पज ऑफ टीचिंग? इसमें से कौन सा टीचिंग का पर्पज नहीं है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा टीचिंग का पर्पज नहीं है। एमयू बीएड का एंट्रेंस जो होता है वो सिर्फ इंग्लिश में होता है, हिंदी में नहीं होता। कुछ बच्चे को ये डाउट रहता है, कमेंट करते हैं कि हिंदी में दे सकते हैं क्या? नहीं, जामिया का हिंदी उर्दू इंग्लिश तीनों में आता है, लेकिन एमयू का सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में आता है। तो यहाँ पर आपको हिंदी में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे। तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगी कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं वो परेशान ना हो, क्योंकि मेरा लैंग्वेज तो बाइलिंगुअल रहता है, इंग्लिश हिंदी। मैं हालांकि हिंदी ज्यादा यूज करती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको बताना है पर्पज ऑफ टीचिंग नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशन, लर्निंग जो सिचुएशन है लर्निंग का वो क्रिएट करना। ऑप्शन बी मोटिवेटिंग द चाइल्ड, बच्चों को मोटिवेट करना। ऑप्शन सी डायग्नोसिंग लर्निंग प्रॉब्लम, जो लर्निंग प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करना। ऑप्शन डी मेकिंग चाइल्ड डॉगमेटिक। देखिए इसमें हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉगमेटिक बच्चे को नहीं बनाना है। डॉगमेटिक का मतलब होता है हिटलरवादी, अपने आप को सेंटर में रखना, अपनी बात को अव्वल साबित करना, है ना। जो उसने बोला है वो सही है, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं डजंट मैटर। बाकी लोग अगर सही भी हैं तो वो सही नहीं मानेगा। तो डॉगमेटिक का मतलब होता है कि उसने जो बोला वो सही है, तो हमें बच्चों को ऐसा नहीं बनाना है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी डायग्नोस्टिक लर्निंग प्रॉब्लम, बिल्कुल जो बच्चे की प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस करना। डायग्नोस होता है जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर पहले सीधा दवाई नहीं दे देता, हमें मेडिसिन नहीं थमा देता, उससे पहले वो कुछ रिपोर्ट्स कराता है। रिपोर्ट जब जांच कराता है, फिर वो जो रिपोर्ट आती है उसकी, उसमें पता चलता है प्रॉब्लम क्या है, फिर वो मेडिसिन देता है ना, फिर वो ट्रीटमेंट करता है। तो डायग्नोस का मतलब होता है फाइंड आउट करना, प्रॉब्लम फाइंड आउट करना। तो वही अगर यहाँ डायग्नोस हो रहा है तो बच्चे को कोई अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, बच्चे का जो लर्निंग प्रॉब्लम है उसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी तो होगा। ऑप्शन मतलब ये हमारा जो है पर्पज ऑफ टीचिंग होना चाहिए। बच्चे को मोटिवेट करना भी होना चाहिए, क्रिएटिंग लर्निंग सिचुएशन की ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना जिससे बच्चा सीखे। तो हमारा एक करेक्ट आंसर हो गया इसमें ऑप्शन नंबर डी कि बच्चे को डॉगमेटिक नहीं बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। विच टीचिंग मेथड वुड यू लाइक टू प्रेफर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आप इनमें से कौन सा प्रेफर करेंगे? ऑप्शन नंबर ए ट्रेडिशनल मेथड, ऑप्शन बी इनोवेटिव मेथड, ऑप्शन सी सेल्फ सेंटर्ड मेथड, या ऑप्शन डी टेक्स्ट बुक मेथड। मतलब टेक्स्ट बुक मेथड आप प्रेफर करेंगे, सेल्फ सेंटर्ड मेथड करेंगे, इनोवेटिव मेथड करेंगे, या फिर ट्रेडिशनल मेथड। आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए कौन सा मेथड इसमें बेस्ट रहेगा आपके अकॉर्डिंग, आपको ये बताना है। ट्रेडिशनल मेथड हमारा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा ट्रेडिशनल मेथड में टीचर को सेंटर में रखा जाता है, टीचर अपने आप को सेंटर में रखता है, मतलब टीचर एक्टिव है, बच्चा एक्टिव नहीं है। आपने देखा होगा पहले जैसे गुरुकुल्स होते थे, है ना, तो गुरुकुल्स में क्या क्या होता था, जो गुरु होते थे वो बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चों को बोल के पढ़ाते थे। बच्चा क्या करता था, सुनता था, बच्चा सिर्फ सुनता था, याद करता था। तो वो क्या हो गया, टीचर सेंटर हो गया।
तो यही ट्रेडिशनल है। धीरे धीरे बाकी स्कूल भी बने, स्कूल में पढ़ाई होने लगी, तो स्कूल में भी वही कि टीचर अपने अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, बच्चों को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी का कंसेप्ट आया, साइकोलॉजी का कंसेप्ट आया, तो ये जानने के लिए मतलब ये जाना गया कि बस हर बच्चे का लेवल अलग होता है, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है, एबिलिटी अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाया जाए। तो साइकोलॉजी जब से जानी है ना, किसी टीचर को साइकोलॉजी का ज्ञान है, इसमें क्वेश्चन आया भी है, तो वो क्या करेगा कि उसके अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाएगा, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। तो यही होता है। ये तो इनोवेटिव मेथड में आ गया कि मतलब बच्चों की उसकी नीड के अकॉर्डिंग, बच्चों की एबिलिटी के अकॉर्डिंग नए नए मेथड यूज करना। ट्रेडिशनल मेथड में ये सब कुछ नहीं होता। सेल्फ सेंटर भी हम यूज नहीं करेंगे कि अपने आप को ध्यान में रखते हुए, नहीं, बच्चों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। और टेक्स्ट बुक मेथड का मतलब क्या है? कुछ नहीं। टेक्स्ट बुक का मेथड का मतलब है कि जो पढ़ाया गया है आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड नहीं जाना है, टेक्स्ट बुक से बाहर नहीं जाना है, जो टेक्स्ट बुक में आपको उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है। तो जैसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी, इनोवेटिव मेथड आप यूज करेंगे, नए नए मेथड, है ना। एनर्जी का लेवल थोड़ा कम मिलेगा इस वीडियो में क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, वीडियो करानी जरूरी थी क्योंकि वरना गैप हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, फिर भी कोशिश करूंगी कंप्लीट कराने की वीडियो। इन योर ओपिनियन व्हाट डज अ टीचर डू एग्जैक्टली ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? मतलब इनमें से आपके ओपिनियन, मतलब आपका जो राय है उसमें इनमें से टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मतलब टीचर को क्या करना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान? स्कोल्डिंग स्टूडेंट विदाउट एनी रीजन, किसी भी बिना वजह के बच्चों को डांटना नहीं होगा। आप देखें एलिमिनेशन मेथड लगाइए, जो आंसर हमारा होगा ही नहीं उसे सबसे पहले कट करिए, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन बच जाते हैं उनमें से बेस्ट निकालिए। यही हमारा मेथड होना चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो स्कोल्डिंग बच्चों को करेंगे नहीं, है ना। डिक्टेट नोट्स का मतलब होता है कि मतलब आपने क्या क्या नोट्स बनाए और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बच्चे से बोला पढ़ लो, तो बच्चा यहाँ पर एक्टिव नहीं है, आप एक्टिव हैं, बच्चा एक्टिव नहीं है। जबकि हमें करना क्या है? बच्चे को एक्टिव करना है। तो बच्चे को एक्टिव करने के लिए हमें डिक्टेट नोट्स नहीं देने हैं, बच्चे को नोट्स प्रोवाइड नहीं कराने हैं, बच्चे को मोटिवेट करना है कि खुद से नोट्स बनाए। खुद से नोट्स बनाएगा वो एक्टिव रहेगा, उसे ज्यादा फैक्ट याद होंगे, ये ज्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा। तो हमारा डिक्टेट नोट्स नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड हो गया। एंगेज देम इन रीडिंग बुक ऑफ एनी सब्जेक्ट, ये बिना वजह की बात हो गई कि एनी सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट उठाइए बच्चों को रीडिंग कराइए। नहीं, अगर ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है तो उसमें आप साइंस की बुक थमा देंगे कि पढ़िए, तो ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। हमारा जो आंसर है सी भी नहीं होगा, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता, तो ये हमारा राइट होगा। फिर भी पढ़ लेते हैं। मोटिवेटिंग देम टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, हाँ, बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो कंसेप्ट को समझे, है ना, जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझे, जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसको समझे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि आप टीचिंग लर्निंग के दौरान आप किसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, विच अमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग? अब देखिए, आपको क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। इसमें पूछा गया है मोस्ट इंपोर्टेंट, है ना, इसमें क्या पूछा गया? मोस्ट इंपोर्टेंट। तो मतलब ये चारों तो है, ये चारों क्या है? इफेक्टिव टीचिंग के एस्पेक्ट हैं, लेकिन आपको देखना है मोस्ट इंपोर्टेंट। तो अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमें टीचिंग एप्टीट्यूड में सारे ऑप्शन जो हैं सेम नजर आते हैं, सारे ऑप्शन सही नजर आते हैं, तो हम टिक कैसे करें? करेक्ट आंसर हम कैसे फाइंड आउट करें? इसमें चारों एस्पेक्ट हैं, लेकिन आपको क्या इसमें सीधा बोल दिया, कीवर्ड दे दिया कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपको फाइंड आउट करना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट देखिए, इसमें इजिली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है थियोरेटिकल डिलीवरी ऑफ द सब्जेक्ट कंटेंट, आपको सब्जेक्ट का क्या करना है? थ्योरी पढ़ानी है। ऑप्शन बी एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज एस्पेक्ट, जो बच्चे ने सीखा उसका रियल लाइफ से क्या रिलेशन है वो बच्चे को बताना। ऑप्शन सी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दे रखी है आप उसको बच्चों को पढ़ाएंगे, कराएंगे। ऑप्शन डी रीडिंग ऑफ टेक्स्ट बुक बाय द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट से बोलेंगे कि अपनी टेक्स्ट बुक क्या करना है? रीड करना है। तो देखिए मतलब इफेक्टिव टीचिंग के एस्पेक्ट सभी है कि बच्चों को रीडिंग भी लगवानी है, वरना बच्चे से रीडिंग नहीं आएगी, है ना। और सॉल्यूशन, जो टेक्स्ट बुक में सॉल्यूशन है एक्सरसाइज का, आपको वो भी कराना है। थ्योरी भी पढ़ानी है ना, कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल दोनों चीजें चलती हैं। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ाएंगे तो वो उससे काम नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट सिखाएंगे तो बच्चा थ्योरी नहीं सीखेगा, है ना। आप जब बीएड करेंगे तो बीएड करने के दौरान आपको बहुत सारी थ्योरी पढ़नी होंगी। बंडोरा की थ्योरी आएगी, स्किनर की थ्योरी आएगी, पावलोव की थ्योरी आएगी, उसके बगैर आपका बीएड नहीं होगा।
तो आपको थ्योरी भी पढ़नी है, कंसेप्ट भी पढ़ना है ना। तो इसमें थ्योरेटिकल डिलीवरी भी आपको बच्चों को देनी है। लेकिन आपसे पूछा मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज एस्पेक्ट, जो बच्चे ने सीखा, जो बच्चे को पता है, जो बच्चे की नॉलेज है वो रियल लाइफ में क्या वर्क करने वाली है, यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, विच एस्पेक्ट अमंग द फॉलोइंग अ टीचर मस्ट नो बिफोर स्टार्ट ऑफ लेसन। मतलब आप पढ़ाने जा रहे हैं क्लास में, तो लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो इनमें से कौन सा एक ऑप्शन है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, जो आपको पता होना ही चाहिए अगर आप लेसन पढ़ाने के लिए जा रहे हैं क्लास में। ऑप्शन नंबर 1, फुल नेम्स ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के फुल नेम पता होना चाहिए। ऑप्शन बी, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, जिसके लिए पढ़ाने जा रहे हैं उसका पैटर्न पता होना चाहिए। ऑप्शन सी, प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, जो स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए, बच्चे इससे पहले क्या सीख चुके हैं और इस लेसन में उसका रिलेशन क्या होगा। ऑप्शन डी, ऑथर ऑफ द टेक्स्ट बुक प्रेस्क्राइब। अब एलिमिनेशन मेथड से इसको कुछ ऑप्शन तो हट जाएंगे फौरन। ऑथर ऑफ द टेक्स्ट बुक, जो आप पढ़ा रहे हैं उसका ऑथर पता होना चाहिए, कोई नहीं भी पता होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर बच्चों का नाम पता नहीं है आपको, अगर मान लो किसी बच्चे का नाम पता नहीं है तो ऐसा थोड़ी है आप उसको नहीं बताएंगे या उसको नहीं पढ़ाएंगे है? या फिर वो बच्चा जिसका आप नहीं जानते, जिसका नाम नहीं जानते, वो बच्चा नहीं सीखेगा, ऐसा तो नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन पता होना चाहिए, लेकिन लेसन स्टार्ट करने से पहले आपको ये अगर नहीं पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट, ये पता होना चाहिए आप जो लेसन पढ़ाने जा रहे हैं वो टॉपिक क्या है ना। अगर आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सिखाने जा रहे हैं, इससे पहले आपको पता भी बच्चों को नंबरिंग आती है नहीं आती है ना, नंबर उनसे आते हैं या नहीं आते हैं, 1 to 100 उनकी गिनती है कि नहीं है, उसको पता है 69 कैसे लिखा जाता है, तभी वो ऐड कर पाएगा, तभी वो सब्ट्रैक्ट कर पाएगा। अगर नंबर बच्चों को पता नहीं है, गिनती बच्चों को आती नहीं है, आप सीधा उसे ले गए ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में, जो नहीं करेगा। तो यही होती है प्रीवियस नॉलेज। बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है वो आपको पता होनी चाहिए कि इससे पहले बच्चे का कंसेप्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, अ सक्सेसफुल टीचर मस्ट चेक द रिटन वर्क ऑफ द स्टूडेंट। एक सक्सेसफुल टीचर वो है जो चेक करता है रिटन वर्क ऑफ द स्टूडेंट। कब? इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, कंप्लीट जैसे हुआ बच्चे का काम वैसे ही, या आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, या फिर जैसे कंप्लीट हुआ वैसे, एट द एंड ऑफ द वीक, या फिर व्हेनेवर ही गेट्स टाइम ही शुड बी चेक्ड। तो ये तो बात नहीं चलेगी कि हिटलरवादी के मतलब जब मर्जी होगी जब चेक किया जाएगा, जब टाइम मिलेगा जब चेक किया जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर हमारा जो होगा इसमें वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। जैसे वर्क कंप्लीट हुआ हमने उसको चेक कर लिया। ठीक है, ये नहीं है कि उसे एक हफ्ते के लिए टाल दिया है ना, ये भी नहीं होगा, फिर तो बच्चा ही भूल जाएगा कि उसका काम था क्या, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें क्योंकि ए में इमीडिएटली आ गया तो करेक्ट तो यही हो गया। ऑप्शन बी हमारा हो सकता था अगर यहाँ पर कुछ और होता है, फिर इमीडिएटली नहीं होता, कुछ और दिया होता। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 57, आप थोड़ा रीड करिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है द मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंज बिफोर अ टीचर। मतलब इसमें से कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट चैलेंज है टीचर के सामने। ऑप्शन नंबर ए, टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा है, इसका मतलब चैलेंज तो चारों हैं, चारों ऑप्शन चैलेंज हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट देखना है। ऑप्शन नंबर ए, मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास में मेंटेन करना डिसिप्लिन, ये चैलेंज है। ऑप्शन बी, टू मेक स्टूडेंट टू देयर होमवर्क, या बच्चों से होमवर्क पूरा कराना। ऑप्शन सी, टू प्रिपेयर क्वेश्चन पेपर तैयार करना। ऑप्शन डी, टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल। तो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट अगर मैं चैलेंज की बात करूं तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन लगाए होंगे तो। ठीक है, तो अब कैसे है ये लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल बनाना। देखिए हर क्लास में बच्चों के अलग अलग लेवल देखने को मिलते हैं।
ठीक है, कैटेगरी देखने को मिलती है। कोई एवरेज होता है, कोई अबव एवरेज होता है, कोई बिलो एवरेज होता है। अगर आपने एक ही मेथड से तीनों कैटेगरी के बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, तो अगर आपकी स्पीड फास्ट है, अगर आपकी स्पीड फास्ट है, तो जो स्लो लर्नर है उनके सिर के ऊपर से निकलेगा। ठीक है, उनके लिए वो बोरिंग हो जाएगा, सिर दर्द करने लगेगा उनका सीधा। अगर आपने उन बच्चों को ध्यान में रखा जो स्लो लर्नर है और आपने स्पीड अपनी कम कर दी, तो जो बच्चे अबव एवरेज हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो उनको वो क्लास बोरिंग लगने लगेगी। ठीक है, फिर अगर और एवरेज बच्चा तो एवरेज है, आप स्लो चलिए फास्ट चलिए, वो किसी में भी एडजस्ट कर लेंगे। तो मतलब यहाँ प्रॉब्लम क्या आई? अगर स्लो चल रहे हैं तो इंटेलिजेंट बच्चों को प्रॉब्लम है, अगर आप फास्ट चल रहे हैं तो स्लो लर्नर को प्रॉब्लम है। यही चैलेंज जो होता है सबसे बड़ा खड़ा होता है टीचर के सामने, कि वो कैसे पूरी क्लास को एक साथ लेके चले, वो ऐसी क्या स्पीड मेंटेन करे ताकि सारे बच्चे पढ़ सके, सारे बच्चों के लर्निंग प्रोसेस इंजॉयबल हो सके, है ना। तो किसी को बोरिंग ना लगे क्लास और सब आराम से पढ़ सके। तो ये चीज होती है क्या, बच्चे टीचर के सामने चैलेंज बन के आता है कि उसको कैसे पढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सपर्ट टीचर? मतलब इनमें से कौन सा इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्वालिटी है एक्सपर्ट टीचर की? ऑप्शन नंबर है दे हैव मास्टरी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एक्सपर्ट टीचर? एक एक्सपर्ट टीचर की जो क्वालिटी है वो आपको बतानी है कि क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए दे हैव मास्टरी ऑफ नॉलेज, उसे मास्टरी होनी चाहिए नॉलेज पे। ऑप्शन बी दे प्रिपेयर एंड फॉलो द लेसन प्लान, वो लेसन प्लान को फॉलो करे और उसको बनाए। ऑप्शन सी दे हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल, उसकी कम्युनिकेशन स्किल गुड होनी चाहिए। ऑप्शन डी दे नॉट ओनली नो द कंटेंट बट आल्सो नो हाउ टू रिलेट इट विद रियल लाइफ, मतलब उसको सिर्फ ये नहीं पता हो कि कंटेंट को ही नहीं पता हो, बल्कि उसे रिलेट करना भी आना चाहिए रियल लाइफ से। तो हमारा आंसर हो जाएगा यही वाला, रियल लाइफ आया है तो हमारा मोस्ट पॉजिटिव वर्ड आया, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि जो कंटेंट पढ़ाए वो रियल लाइफ से भी रिलेट करे। और बाकी कम्युनिकेशन स्किल भी होना चाहिए, लेसन प्लान भी बनाना आना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा था तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन इज ऑल्सो नोन एज। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन को क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर ए पेडोसेंट्रिक, ऑप्शन बी पेडोसेंट्रिक, या ऑप्शन सी रेडोसेंट्रिक, या फिर ऑप्शन डी पेडोसेंट्रिक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेडोसेंट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, ऐसे टाइप क्वेश्चन हेल्प इन इवेल्युएटिंग द, मतलब ऐसे टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो किस में हेल्प करते हैं? कन्वर्जेंट थिंकिंग में, डाइवर्जेंट थिंकिंग में, या फिर कन्वर्जेंट एज वेल एज डाइवर्जेंट थिंकिंग, या ऑप्शन डी राइटिंग स्पीड ऑफ द स्टूडेंट, कि ऐसे टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो राइटिंग स्पीड बच्चों को अच्छी करते हैं। आपको ये बताना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है, और इससे रिलेटेड दो टर्म और आते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन और ओपन एंडेड क्वेश्चन, आपको इसका भी पता होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। एक होता है फैक्ट, है ना, फैक्ट, और एक होता है कंसेप्ट। क्लियर है? फैक्ट और कंसेप्ट। जब हम फैक्ट पे बात करते हैं तो इसका जो आंसर होता है वो फिक्स होता है ना, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। जैसे आप बच्चों को पढ़ाया कि जो अर्थ है वो ब्लू प्लेनेट है। क्या है? ब्लू प्लेनेट है। आपने बच्चों को बताया ब्लू प्लेनेट है, बच्चे ने वैसे ही सीख भी लिया कि हाँ अर्थ ब्लू प्लेनेट है। बच्चे ने कोई दिमाग नहीं लगाया कि ब्लू प्लेनेट है क्यों, है क्यों, मैंने एक वर्ड यूज किया क्यों, है ना। बच्चे ने नहीं जाना, बच्चे ने सिर्फ आपने पढ़ाया, बच्चे ने सीख लिया कि ब्लू प्लेनेट है। ठीक है, तो ये हो गया फैक्ट, कल भी थी, आज भी है, कल भी रहेगी। क्लियर? ठीक है, तो अब बच्चे का एक पॉइंट मिला कि ब्लू जो हमारी अर्थ जो है वो ब्लू प्लेनेट है। ठीक है, अब बच्चा सिर्फ और सिर्फ इसी पॉइंट पे सोच रहा है, आपने जो बताया उसने वही याद कर लिया, बच्चे ने कुछ नहीं सोचा। तो एक पॉइंट पे जाके वो क्या हो गया, उसका दिमाग क्लोज हो गया, है ना। क्या हो गया? क्लोज हो गया। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड। इससे और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, क्लोज एंडेड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं वो कौन होते हैं, क्या कैसे होते हैं?
आपका ऑप्शन में अगर क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड आता है तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोज एंडेड, क्योंकि जो फैक्ट है वो सीधा रटा जाता है, उसमें क्यों का ऑप्शन नहीं आता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज एंडेड। अब आपने देखा कि इस पॉइंट से एरो जो जा रहे हैं अंदर की तरफ जा रहे हैं, मतलब कन्वर्जेंट हो रहा है इनका। ठीक है, कन्वर्जेंट, तो इसका मतलब फैक्चुअल जो हम चीज बच्चे को बताते हैं तो उसमें कन्वर्जेंट थिंकिंग उसकी काम करती है। कन्वर्जेंट थिंकिंग का मतलब होता है एक पॉइंट की तरफ ही सोचना, एक पॉइंट की तरफ ही बात करनी, उसके बाहर बियॉन्ड जाके उसके बात नहीं होना। तो फैक्चुअल से आपको दो टर्म और पता चले, कन्वर्जेंट और क्लोज एंडेड। कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है और जो क्लोज एंडेड होते हैं वो क्वेश्चन होते हैं। क्लियर, जिनका आंसर जो होता है फिक्स होता है, क्लोज कर देता है वो हमारे माइंड को कि उसका आंसर एक था, एक है और एक रहेगा। अब आ जाती है, अगर बच्चों को आपने ये सिखाया, अगर बच्चे ने आपसे क्वेश्चन किया कि ब्लू प्लेनेट तो है लेकिन है क्यों है ना, तो क्वेश्चन मार्क बच्चे ने लगाया वाई। जहां ये वर्ड आ जाता है तो वो क्या काम करता है, किस पे काम करता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। जैसे उसने आपने उसको कई सारे रीजन आप बताएंगे कि इसको ब्लू प्लेनेट क्यों बोला जाता है, कि हम जब आसमान से इसको देखते हैं तो ब्लू नजर आती है। ब्लू नजर इसलिए आती है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, जो लैंड है वो कम है, पानी ज्यादा है अर्थ पे, इसलिए उसका कलर ब्लू आता है। तो आपने और भी 2-3 बात बताई, इसका मतलब जो ब्लू प्लेनेट है आपने इसमें और भी फैक्ट बताए, मतलब बच्चे का आपने कंसेप्ट क्लियर किया कि मतलब आपने वाई का उसका आंसर किया। इसका मतलब यह है कि जो थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट है ना। डाइवर्जेंट का मतलब होता है जब हम एक चीज से, एक पॉइंट से बाहर की तरफ जाते हैं, जब बाहर की तरफ जाता है, और जब पॉइंट की तरफ आते हैं तो वो कन्वर्जेंट होती है। तो मतलब यहाँ पर बच्चा डिफरेंट तरीके से सोच पाएगा, तो ये हो जाता है डाइवर्जेंट। और यहाँ आपको देख रहा होगा कि इस पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहे हैं, मतलब ये ओपन एंडेड है, जिसके और भी कई तरह से बच्चा सोच सकता है, तो वो होता है ओपन एंडेड। अब यहाँ पर आता है ऐसे टाइप क्वेश्चन हेल्प इन इवेल्युएटिंग द। ऐसे टाइप क्वेश्चन है, बच्चों को ऐसे लिखना है। अब आप सोचिए कि ऐसे जब बच्चा लिख रहा है तो वो सोचेगा, फिर वो लिखेगा, है ना। सेम टू सेम जो कॉपी में से उसने याद किया, बुक से याद किया, वो सेम टू सेम नहीं कॉपी करेगा, 2-4 लाइन वो भूलेगा, 2-4 लाइन अपनी ऐड करेगा, तब वो ऐसे टाइप के क्वेश्चन लिखेगा। तो इसका मतलब ये है कि वो डाइवर्जेंट थिंकिंग पे काम कर रहा है, वो ओपन एंडेड पे काम कर रहा है ना, वो फैक्चुअल पे नहीं जा रहा है, वो कंसेप्चुअल पे जा रहा है। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन हो गए डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट नहीं होगा, कन्वर्जेंट एज वेल एज डाइवर्जेंट भी नहीं होगा, क्योंकि दोनों सेम नहीं है, तो दोनों सेम, इसका आंसर कैसे हो सकता है। राइटिंग स्पीड जैसे कोई लॉजिक नहीं था इस क्वेश्चन में, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिएगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले भी आ चुका है कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट आपसे पूछा जा सकता है, या ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड करके पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट डू यू मीन बाय एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन नंबर है स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच हेल्प हिम टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन अ स्पेसिफिक फील्ड। एप्टीट्यूड का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी, किसी काम को करने की नेचुरल एबिलिटी आप में है या फिर नहीं है, किसी काम को करने की स्किल आपको है, आप में है या फिर नहीं है। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब नेचुरल एबिलिटी, टीचिंग का मतलब टीचिंग करने की एबिलिटी, है ना। आप सब वो देखना चाह रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड डालने का मतलब ये है इसमें सिलेबस में, वो देखना चाह रहा है कि बीएड करने के बाद टीचिंग फील्ड में जाना है, तो वो चेक करना चाह रहा है कि आप में एबिलिटी है टीचर बनने की या फिर नहीं है, इसीलिए तो टीचिंग एप्टीट्यूड डाला है। एप्टीट्यूड मतलब आपकी एबिलिटी को चेक करना चाह रहा है, नेचुरल एबिलिटी, कि आप टीचर बन सकेंगे या फिर नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो गया कि स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल विच हेल्प हिम टू एक्वायर प्रोफिशिएंसी इन अ स्पेसिफिक फील्ड। ऑप्शन बी जनरल एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल नहीं होगा। ऑप्शन सी जेन्युइन कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल भी नहीं होगा। ऑप्शन डी लर्न कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। इन अ क्लासरूम में द टीचिंग प्रोसेस शुड बी। टीचिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए, टीचर सेंटर या फिर लर्नर सेंटर या फिर परफॉर्मेंस सेंटर या फिर करिकुलम सेंटर। करिकुलम सेंटर भी नहीं होगा, परफॉर्मेंस सेंटर भी नहीं होगा, टीचर सेंटर भी नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो गया, लर्नर सेंटर, क्योंकि आजकल जो टीचिंग की जाती है, टीचिंग कराई जाती है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चलता है, वो किसको ध्यान में रखते हुए चलता है, बच्चे को, मतलब साइकोलॉजिकल टीचिंग होती है। साइकोलॉजी
बेस्ड होती है ना, तो इसलिए जो लर्नर सेंटर होती है वो होनी चाहिए क्लासरूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन नंबर है हेल्प स्टूडेंट सॉल्व देयर प्रॉब्लम, बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करना। ऑप्शन बी ब्रिंग डिजायरेबल चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट का जो बिहेवियर है उसमें डिजायरेबल चेंज लाना। ऑप्शन सी एक्विंट स्टूडेंट्स विद सब्जेक्ट नॉलेज, जो स्टूडेंट है सब्जेक्ट नॉलेज है, बच्चे का वो रिलेशन आना चाहिए, रियल लाइफ से रिलेट करना आना चाहिए। या ऑप्शन डी डेवलप अमंग स्टूडेंट ह्यूमन वैल्यूज, या बच्चों में ह्यूमन वैल्यूज को डेवलप करना। आपसे पूछा है मैन ऑब्जेक्टिव, क्या पूछा है? मैन ऑब्जेक्टिव, कीवर्ड को पकड़ना है आपको, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है कि कीवर्ड है हमारा मैन ऑब्जेक्टिव। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव तो है कि बच्चों में हमें ह्यूमन वैल्यूज को भी डेवलप करना है और डिजायरेबल चेंज भी उसमें लाना है। ऑप्शन ए है जैसे हेल्प स्टूडेंट टू देयर प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी हेल्प करनी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी एक्विंट स्टूडेंट विद सब्जेक्ट नॉलेज, जो बच्चे ने सीखा, जो सब्जेक्ट पढ़ा, उसको वो रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा हो गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, आफ्टर कंप्लीशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन अ स्कूल सब्जेक्ट, आपने क्या किया कि आपने किसी भी स्कूल सब्जेक्ट से एमए किया, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद में यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, आपको जॉब चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग जॉब वुड यू प्रेफर टू ज्वाइन, इनमें से कौन सी जॉब आप करना पसंद करेंगे? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब इन अ फैक्ट्री, ऑप्शन बी स्टार्टिंग योर ऑन बिजनेस, ऑप्शन सी टीचिंग इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑप्शन डी हाई मैनेजरियल पोजीशन इन एन ऑफिस। ठीक है, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व कर रहे हैं, आप बीएड का एंट्रेंस दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको किसको ध्यान में रखना होगा, टीचिंग को। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी टीचिंग इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। क्लियर है? एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब इन अ फैक्ट्री ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें सीधा दिया है स्कूल सब्जेक्ट में आपने एमए किया है और टीचिंग एप्टीट्यूड में पूछा गया, तो जाहिर सी बात है आपको टीचिंग को ही अपनी जॉब बनानी है। अब बात आती है कि क्यों हमने एमए किया तो जरूरी थोड़ी हम टीचिंग ही करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब मिलती है हम वो कर सकते हैं, है ना, अच्छी जॉब है, अपना बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि आप पीएचडी करने के बाद भी कुछ लोग पीएचडी करने के बाद में अपना बिजनेस करते हैं, वो टीचिंग नहीं करते। तो मतलब ये है कि हम रियल लाइफ में जो अपने देख रहे हैं, जो फेस कर रहे हैं, हम उसको साइड में रखना है। क्या करना है, उसे हम थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे जब तक हम टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व करेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए बस बढ़िया बढ़िया सोचना है, बहुत अच्छा सा सोचना है कि टीचिंग एप्टीट्यूड को सॉल्व कर रहे हैं तो हम टीचर ही बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर, टीचर का प्राइमरी टास्क क्या होना चाहिए? टू टीच द प्रिस्क्राइब्ड करिकुलम, ऑप्शन बी टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग, ऑप्शन सी टू प्रमोट हैबिट ऑफ कंफर्मिटी टू एडल्ट्स डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन, या ऑप्शन डी टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल एड वेयरएवर इंडिकेटेड। ठीक है, आपसे पूछा है प्राइमरी टास्क, तो प्राइमरी टास्क क्या होगा, आप इसका आंसर बताने की कोशिश करिए क्वेश्चन नंबर 65 का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट्स लर्निंग, मतलब बच्चों को गाइड करना है पहले तो। ठीक है, टीच भी करना है, करिकुलम भी पढ़ा, मतलब सिलेबस भी कंप्लीट करना है, एडल्ट डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन भी करना है, प्रोवाइड डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल भी करना है, मतलब उसकी फाइंड आउट भी करनी है प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन भी देना है। लेकिन बच्चा अगर मिस गाइड है, आपने गाइड नहीं किया, तो बच्चा ठीक से पहले ही नहीं पढ़ रहा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, गाइड करना चाहिए बच्चे को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, ये क्वेश्चन था 65 और ये है क्वेश्चन नंबर 67, 66 नहीं है, मिस हो गया होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का फॉर्म कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए साइंस, ऑप्शन बी गेस्चर्स, ऑप्शन सी पेंटोमाइम, या ऑप्शन डी टेलीविजन। तो कम्युनिकेशन में क्या आ जाता है, कम्युनिकेशन में बहुत सारे साइंस आ जाते हैं, गेस्चर पोस्चर आ जाते हैं। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ और बात करते टाइम मैं अपने जो बॉडी, मेरी लैंग्वेज है ना, बॉडी मूवमेंट है, वो मेरी स्पीच से, वो मेरी जो टोन है उससे वो मैच कर रही है, तो ये कम्युनिकेशन का ही एक टाइप है ना, एक टाइप है, एक पार्ट है। क्योंकि अगर मैं बिल्कुल ऐसे खड़ी हो जाऊं तो अच्छा इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है, है ना।
मैं अगर बॉडी लैंग्वेज मेरी ठीक नहीं है, मैं कुछ और बोलना चाह रही हूँ, मेरी बॉडी कुछ और दिखाना चाह रही है, तो वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नहीं आएगा। तो इसमें कम्युनिकेशन में अब ये साइंस भी है, गेस्चर भी है, पेंटोमाइम भी है। पेंटोमाइम होता है इशारों इशारों में बात बोलना, आंखों ही आंखों में बात होनी है ना, बात हो जाती है ना इशारों इशारों में, तो ये पेंटोमाइम होता है। जैसे आपने को डांस भी देखे होंगे, मोहिनी अट्टम है, ऐसे ऐसे करके डांस, जो सिर्फ आंखें चलती हैं, जो होता है ना आईब्रो जो होती हैं, उन्हीं से डांस हो जाता है पूरा। तो ये क्या हो गया, पेंटोमाइम, जो मतलब आंखों ही आंखों में जो बातें होती हैं। तो ये भी किस में बात आती है, कम्युनिकेशन का एक फॉर्म है। तो टेलीविजन इसमें हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन का ये फॉर्म नहीं है टेलीविजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। वन स्टूडेंट ऑफ योर क्लासरूम, एक स्टूडेंट है आपकी क्लास में जो लूजेस हिज टेम्पर वेरी क्विकली, बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज कर देता है, मतलब गुस्सा हो जाता है। व्हाट विल यू डू, ऐसे बच्चे का आप क्या करेंगे जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है ना। ऑप्शन नंबर है रिकमेंड द प्रिंसिपल टू रिमूव हिज नेम, रिकमेंड करेंगे प्रिंसिपल से उसका नाम हटा दिया जाए कॉलेज से, नहीं, निगेटिव वर्ड है, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन बी गिव हिम टॉट होम असाइनमेंट, होम असाइनमेंट दे देंगे कि स्कूल नहीं आना है, घर से ही काम करना है, नहीं, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी पनिश हिम, पनिश तो होगा ही नहीं, तो हम पूरे आंसर ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी पढ़ लेते हैं। सो दैट ही माइट नॉट रिपीट द बिहेवियर, कि वो फिर रिपीट ना करे अपना बिहेवियर, उसे पनिश कर देंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर तो हो जाएगा डी, फिर भी पढ़ लेते हैं इसको, क्योंकि 3 तो कट हो चुके हैं। मेंटेन कंजेनियल इन्वायरमेंट इन द क्लास सो दैट ही मे फील सिक्योर, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट, आप ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि बच्चे सिक्योर फील करे, उसे अपनापन फील कराएंगे कि जो क्लास है उसमें अच्छे से बैठो, अच्छे से पढ़ो, ऐसा कोई डरावना आप कोई बिहेवियर नहीं करेंगे वहां पर, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। अ क्रिएटिव चाइल्ड इज वन हु, क्रिएटिव चाइल्ड कौन होता है, क्रिएटिव क्या होते हैं, जो अपने आसपास की चीजों से, जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, है ना, उनसे वो कुछ नया क्रिएट कर देना, उनसे वो क्या कर देते हैं, वो कुछ न्यू क्रिएट कर देते हैं, तो वो होता है क्रिएटिव चाइल्ड। जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्रिएटिव ही होते हैं, है ना, नई नई चीजें बनाना, वो क्रिएटिव ही होते हैं। तो एक क्रिएटिव चाइल्ड क्या होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, हाँ इंटेलिजेंट तो होगा, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। गेट गुड मार्क्स इन एग्जाम, एग्जाम में गुड मार्क्स लेकर आएगा, ठीक है, ये भी हो सकता है। हैज गुड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कि उसकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो गुड होगी, या हैज गुड हैंड राइटिंग, तो हैंड राइटिंग का कोई मतलब नहीं है, गुड मार्क्स का भी कोई मतलब नहीं है, इंटेलिजेंट का भी नहीं है। तो यहाँ पर क्रिएटिव बच्चा वो होता है जो एक गुड प्रॉब्लम मतलब सॉल्विंग एबिलिटी रखता है, कोई अगर प्रॉब्लम आई है उसके सामने तो वो बहुत अच्छे से उसको हैंडल कर लेता है, तो वो होता है क्रिएटिव बच्चा, ठीक है, जो डिफरेंट तरीके से सोचता है, थिंक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। सेलेक्ट द राइट ऑप्शन, आपको सिलेक्ट करना है राइट ऑप्शन। मेजरमेंट इज अ पार्ट ऑफ इवेल्युएशन, या ऑप्शन बी इवेल्युएशन इज अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट, ऑप्शन सी मेजरमेंट इज नॉट रिलेटेड टू इवेल्युएशन, या ऑप्शन डी मेजरमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव। तो देखिए इवेल्युएशन जो होता है वो एक अम्ब्रेला टर्म है, क्या है, अम्ब्रेला टर्म है, और मेजरमेंट इसी का एक पार्ट है, मेजरमेंट इसी का एक पार्ट है, इवेल्युएशन एक जो है अम्ब्रेला टर्म है, ठीक है। और इवेल्युएशन क्या होता है, हमने जो सीखा, हमने जो जाना, हमने जो समझा, उसको जांचना, है ना, कितना सीखा, क्या सीखा भी नहीं सीखा, उसका रिजल्ट क्या है, तो ये इवेल्युएशन होता है। हमने पूरे साल जो पढ़ाई की उसके बाद में हमारे एग्जाम होते हैं, फिर रिजल्ट आता है, वो क्या इवेल्युएट किया जा रहा है, हमने कितना पढ़ा, फेल तो नहीं हो गए, पास हो गए, कितने मार्क्स के साथ पास हुए, तो ये सब क्या होता है इवेल्युएशन। मेजरमेंट इसके बीच बीच में चलता रहता है, असाइनमेंट दे दिया या फिर बीच में आपके प्रोजेक्ट वगैरह आपको दे दिया, है ना, तो ये मेजरमेंट किया जा रहा है, तो ये एनालिसिस के ही अंदर आ जाता है, सॉरी इवेल्युएशन के अंदर आ जाता है। तो मेजरमेंट इज अ पार्ट ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन पार्ट नहीं है, मेजरमेंट इज नॉट अ रिलेट टू इवेल्युएशन, ऐसा नहीं है, मेजरमेंट रिलेटेड है, और ये ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71 क्वेश्चन को आप पढ़िए थोड़ा। क्वेश्चन है व्हाई असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट इन टीचिंग, असेसमेंट टीचिंग में क्यों जरूरी है, टू गेट मार्क्स और ग्रेड, मार्क्स के लिए, ग्रेड के लिए, ऑप्शन बी टू मोटिवेट द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग,
बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, ऑप्शन सी टू मेंटेन द रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए, ऑप्शन डी टू डिफरेंशिएट वन लर्नर फ्रॉम अदर, मतलब एक लर्नर को दूसरे लर्नर से डिफरेंशिएट करने के लिए कि तुम कमजोर हो, तुम अच्छे हो, तुम इंटेलिजेंट हो, तुम वीक हो, तुम डल हो, ये सब करने के लिए नहीं, ऐसा नहीं। बिल्कुल डिफरेंशिएट तो हम बच्चों को कर ही नहीं सकते, ये क्या है, नेगेटिव वर्ड है। बच्चों को कैटेगराइज नहीं कर सकते, लेवलिंग नहीं कर सकते बच्चों की, है ना, ये एवरेज, बिलो एवरेज और जो है अबव एवरेज, ऐसा नहीं कर सकते। डल कैटेगरी में ऐसे कुछ, इंटेलिजेंट कैटेगरी में हम जो है नहीं बांट सकते, तो हम डिफरेंशिएट करेंगे नहीं, नेगेटिव हो गया। तो मेंटेन द रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, हाँ, असेसमेंट जो होता है वो होता है तो मोटिवेट द स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग। अगर किसी ने अच्छा किया है तो वो और मोटिवेट होगा, और अच्छा करने के लिए मोटिवेट होगा। किसी ने अच्छा नहीं किया है तो वो वैसे मोटिवेट होगा कि मुझे अच्छा करना है ना। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। अ मोटिवेटेड टीचर विल हैव द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। एक मोटिवेटेड टीचर कौन होगा? जिसमें स्ट्रेस पर्सनैलिटी होगी? नहीं। या अनरियलिस्टिक लेवल ऑफ एस्पिरेशन होगा? अनरियलिस्टिक नहीं, रियलिस्टिक होना चाहिए। डिससेटिस्फैक्शन होगा? नहीं। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट होगा। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, गोल क्या है उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। फॉर अ टीचर टू बी एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, मतलब एक टीचर के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेटर क्या है? ऑप्शन नंबर ए आस्क क्वेश्चन बिटवीन लेक्चर के दौरान क्वेश्चन पूछना। ऑप्शन बी हेल्प द स्टूडेंट टू गेट करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन। ऑप्शन सी यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स। या ऑप्शन डी हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ व्हाट इज टॉट। अब देखिए इसमें हम बोलेंगे कि आस्क क्वेश्चन बिटवीन लेक्चर, ठीक है, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन ये नहीं है। हेल्प द स्टूडेंट टू गेट करेक्ट आंसर टू क्वेश्चन, उसमें हेल्प करने के लिए कि बच्चों को करेक्ट आंसर पता हो, ये भी नहीं होगा कम्युनिकेशन। यूज डिफरेंट टाइप ऑफ टीचिंग एड्स का यूज कर रहे हैं, मैप लगा दिया, प्रोजेक्टर लगा दिया, डिफरेंट तरीके से चीजें यूज कर रहे हैं, तो इसका कम्युनिकेशन का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हेल्प स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द करेक्ट मीनिंग ऑफ व्हाट इज टॉट, बच्चे को ये पता हो, आप ये बता सके उसे कि जो पढ़ाया जा रहा है वो कितना रिलेवेंट है ना, रियल लाइफ से कितना वो लिंक करता है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसका करेक्ट मीनिंग क्या है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74। फॉर अ टीचर टू टीच अ डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड इन द क्लास शुड, मतलब एक डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड जो है उसमें वो क्या होना चाहिए? फॉर अ टीचर, मतलब एक टीचर है उसकी क्लास में डिफरेंटली एबल्ड बच्चा आ गया है, दिव्यांग बच्चा आ गया, तो टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए बी वेस्टेज ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम, मतलब उसको लगना चाहिए कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। ऑप्शन बी हार्डली मेक अ डिफरेंस इन हर टीचिंग, मतलब उसकी जो टीचिंग है उसमें बहुत कम वो चेंज लेकर आएगा, जैसे चल रहा है वो वैसे चलने देगा। ऑप्शन सी बी अ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अ चैलेंज टू सक्सीड, मतलब वो इसे एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मानेगा और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और उसको पढ़ाएगा। ऑप्शन डी क्रिएट स्ट्रेस एंड टेंशन, उसको टेंशन होगी, स्ट्रेस होगा नहीं, वेस्ट ऑफ एफर्ट्स एंड टाइम भी नहीं होगा। और हार्डली डिफरेंस, अपने मतलब टीचिंग, जाहिर सी बात है जो नॉर्मल बच्चा था उस स्पीड में तो वो पढ़ा ही रहा था, वही स्पीड, वही तरीका, वही मेथड वो उसको अप्लाई नहीं कर सकता जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, है ना। तो उसके लिए अपने टीचिंग स्टाइल जो है उसको थोड़ा बहुत तो चेंज करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी भी नहीं होगा, इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स अ टीचर टू, मतलब एजुकेशनल साइकोलॉजी बच्चों को, टीचर को किस में हेल्प करता है? ऑप्शन नंबर ए हैव प्राइड इन हिज हर प्रोफेशन, या ऑप्शन बी प्रोवाइड रेडीमेड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, ऑप्शन सी एडजस्ट हिज टीचिंग मेथोडोलॉजी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंस among स्टूडेंट्स, या ऑप्शन डी कंपेयर द थ्योरीज ऑफ लर्निंग, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। एडजस्ट द टीचिंग मेथोडोलॉजी अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग द स्टूडेंट, अगर किसी टीचर को साइकोलॉजी का नॉलेज है, साइकोलॉजी का ज्ञान है, मनोविज्ञान जिसे हम बोलते हैं हिंदी में मनोविज्ञान, तो वो टीचर क्या करेगा? बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग, उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग वो उसको पढ़ाएगा। ठीक है, अगर उसको साइकोलॉजी का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है, मनोविज्ञान बोलते हैं इसको हिंदी में, मनोविज्ञान मतलब मन का विज्ञान, अगर वो मन को जानता है बच्चे के, इसके मन में ये है, इसको ऐसा पढ़ाना चाहिए, तो वो अच्छे से पढ़ा पाएगा, है ना। तो साइकोलॉजी का ज्ञान का मतलब है कि वो मेथोडोलॉजी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि हर बच्चे का लेवल क्या होता है, अलग अलग होता है, सारे बच्चे सेम नहीं होते। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया जो बीएड का पेपर है
बीएड का पेपर 23-24 का, इस बार का क्वेश्चन नंबर 75 तक। इसके बाद में करंट एजुकेशनल अफेयर्स है, जल्दी वीडियो आपको मिल जाएगी इस पे, क्वेश्चन नंबर 76 से 100। इसका मतलब इस बार का पेपर ये कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले के सारे सॉल्यूशन मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं। और उसके बाद भी हम एग्जाम के टाइम पे कलाम सीरीज के ही तहत एएमयू के जो बीएड के पेपर्स हैं वो सारे हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश अच्छे से नहीं हो पाया था, वो इंग्लिश के एक्सपर्ट ही इसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो फिलहाल ये पेपर का सॉल्यूशन आपको मिल चुका है, इस पे 3 वीडियो, एक और आ जाएगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल, क्योंकि बहुत अच्छे से हम तैयारी कराने के मूड में है इस बार। और अगर आप बैच लेना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। और अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए, कि आपको लिखना नहीं है, नोट्स नहीं बनाने, पीडीएफ चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पीपीटी वहां शेयर की जाती है, पीडीएफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।